बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 10वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका जो दूसरा लेसन है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र शुरू किया था। इस लेसन के हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं। इस लेसन के हम कुछ लोग महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके जो सेट के एग्ज़ाम है या फाइनल पेपर हैं उनमें बार बार आते हैं, उनको समझाने का प्रयास किया गया है। तो उसी कड़ी में अब आज तीसरा पार्ट है बेटे। तो प्रश्न है आपका प्रच्छन्न। प्रच्छन्न क्या होता है? छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य तो दिखाई नहीं देती। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी या दृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या करनी है। देखिए, पहले तो बेटा हमें प्रश्न में क्या आंसर बताना है कि हमें छिपी बेरोजगारी के बारे में बताना है। छिपी बेरोजगारी क्या होती है, इसको बताने के बाद हमें एग्जाम्पल उदाहरण देना है। कहाँ से? शहर से और गांव से, कि ये क्या होती है, इसका रूप कैसा है शहर और गांव में, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, तो बेटे छिपी बेरोजगारी यानी कि या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? विकासशील देशों, विकासशील देश कौन से होते हैं? वे देश जिनमें अभी विकास नहीं हुआ, विकसित नहीं हुए हैं, विकास की तरफ अग्रसर है। बात समझ में आ रही है? ऐसे देश जो विकसित नहीं हुए हैं, जैसे अमेरिका या यूरोप के देश विकसित है ना, ऐसे देश अभी विकसित नहीं हुए हैं, विकास की तरफ ही अग्रसर हैं, इसलिए उनको विकासशील देश कहते हैं। विकासशील देशों या अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश कौन से होते हैं? जिनमें अभी विकास कम हुआ है। अल्प का मतलब कम। तो अल्प विकसित देशों या अल्प विकसित देशों में अधिकतर लोग कृषि कामों में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा जो भी विकासशील देश हैं या कम विकसित, जिनको अल्प विकसित देश कहते हैं, उन देशों में जो ज्यादातर जो लोग होते हैं किस कामों में लगे रहते हैं? वो कृषि कामों में लगे रहते हैं, खेती के काम में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जिस कारण इन देशों में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब छिपी बेरोजगारी का कारण क्या है? क्योंकि जो इन देशों में रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर वे लोग किन कामों में लगे हुए हैं? खेती बाड़ी कामों में लगे, कृषि कामों में लगे रहते हैं। इसी वजह से ये जो छिपी बेरोजगारी है पाई जाती है। ठीक है, तो यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष क्षेत्र या कार्य में जनसंख्या का भार जरूरत से अधिक बढ़ने लगता है। कहने का अभिप्राय क्या है? कोई भी काम है, किसी भी काम में जब जितने आदमियों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग उस काम में लगे रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता हूं कि किसी काम में 5 लोगों की जरूरत है और काम करने के लिए 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग क्या ये फालतू है? फालतू मीन्स किनकी जरूरत नहीं है, 3 लोग ज्यादा काम पे लगे हुए हैं। ये कौन? अच्छी पे बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको हटाते हैं उत्पादन में प्रभाव पड़ता ही नहीं है, उत्पादन पहले जितना ही रहता है ना। तो वही तो कहना चाह रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष क्षेत्र या काम में जनसंख्या का भार क्या होता है? जरूर से अधिक बढ़ने लगता है। यदि किसी क्षेत्र में काम पर लगे मजदूरों में से हम कुछ मजदूरों को हटा भी दिया जाए, जैसे मैंने कहा था ना, जरूरत है 5 लोगों की, 8 लोग लगे हुए हैं, अगर 3 लोगों का काम से अगर हम हटा भी देंगे, तो हटा भी दिया जाए तो वस्तुओं के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है? जितना उत्पादन पहले हो रहा होता है उन लोगों को हटाने के बाद भी उत्पादन उतना का उतना ही रहता है। उत्पादन में कोई कमी नहीं होती जब हम कुछ व्यक्तियों को, कुछ मजदूरों को हटा देते हैं। तो इस प्रकार की जो होने वाली बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी कहलाती है? छिपी बेरोजगारी कहलाती है। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं। जो छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? हम लोग कृषि क्षेत्र में क्या देखते हैं कि जितने लोगों की काम के लिए जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग काम में लगे होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास जमीन की 4 एकड़ जमीन है, 4 किले जमीन की है, अगर काम करने के लिए 5 लोग पर्याप्त है, 5 लोगों की जरूरत है, पर उसमें काम के लिए 8 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं 3 लोगों को हटा देता हूं तो जितना उत्पादन 5 लोगों के लगे होने से हो रहा था उतना ही 8 लगे के होने से हो रहा था। तो 3 लोगों को हटाने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए ये क्या है? ये प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, छिपे बेरोजगार हैं।
यानी कि जिनके हटने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसमें शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से भी। अब शहरी क्षेत्र का उदाहरण क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है आपको शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से उदाहरण देना। कहता है जी एक करियाने की दुकान है, क्योंकि जो करियाने की मैं शहर की बात कर रहा हूं, शहर में करियाने की दुकान है। अगर उस दुकान पर परिवार के 4 लोग काम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जिन परिवारों की करियाने की दुकान होती है तो परिवार के लगभग सभी लोग दुकान पर बैठते हैं, काम करवाते हैं बिक्री के लिए, सामान पकड़वाने के लिए। तो एक करियाने की दुकान पर अगर उस दुकान पर परिवार के 4 सदस्य काम करते हैं, यदि वहां पर परिवार के 2 सदस्य काम करें, मतलब 4 सदस्य के 2 सदस्य काम करें और अन्य 2 किसी अन्य कारखाने में काम करने के, मतलब क्या है 4 लोग काम करते हैं, हम कहते हैं कि अब 2 ही लोग काम करेंगे दुकान पर, और जो 2 लोग हैं उनको हम क्या करते हैं किसी कारखाने में मजदूरी के लिए लगवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से मतलब 2 लोग काम से हटाने से, 2 लोग हमने हटाए हैं उनको हमने कारखाने में मजदूरी के लिए भेज दिया है। 2 लोग हटाने से अगर दुकान की जो बिक्री है, जो इनकम है, जब 4 लोग बैठते थे मान लीजिए 500 रुपए की बिक्री होती थी और 2 लोग हट जाते और अभी भी बिक्री 500 रुपए ही है, मतलब बिक्री कम नहीं हुई है। अगर बिक्री पर कोई प्रभाव न पड़े तो इससे जो परिवार के जो 2 लोग हटाए थे जिन्होंने कारखानों में काम किया था, और वेतन के रूप में भी आय आनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? इससे क्या हो, परिवार की आय बढ़ गई है। 4 लोग थे, 500 रुपए की बिक्री हो रही थी, 2 लोगों को हटाया, बिक्री भी 500 रुपए है, पर जो 2 लोग हटाकर कारखाने में लगाए उनसे जो उनको मजदूरी मिलती है, जो उनसे उनकी सैलरी आती है, उससे परिवार की आय बढ़ जाती है। तो 2 लोग क्या थे यहाँ पर, ये अदृश्य बेरोजगार थे, छिपे बेरोजगार थे। उम्मीद है बेटे ये शहरी उदाहरण आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार बेटे हम लोग उदाहरण लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उदाहरण लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से कैसे है। जैसे अब हम रवि की बात करते हैं, रवि के पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है और उस जमीन पर परिवार के 5 लोग खेती करते हैं। बात समझ में आ रही है? रवि के पास 2 एकड़ जमीन है और उसके परिवार के कितने लोग खेती करते हैं, 5 लोग खेती करते हैं। अब उसके खेत में सिंचाई की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, बारिश पर निर्भर करती है, ठीक है, पानी की कमी है, तो वे खेत में क्या करते हैं, ज्वार की फसल लगाते हैं। ठीक है, ज्वार की फसल लगाते हैं या बीजते कह लीजिए, बीजना लगाना। अब क्या होता है, एक भूस्वामी है, अब रवि के साथ एक और भूस्वामी का नाम क्या, हरिराम है। ठीक है, अब क्या करता है वो, अपनी जमीन पर काम करने के लिए वह रवि के जो रवि है उसके परिवार के जो 2 सदस्य होते हैं उनको भाड़े पर या दिहाड़ी पर कह लीजिए, इसको मजदूरी कहते हैं, मजदूरी पर ले जाना, दिहाड़ी पर ले जाता है। रवि के 5 मेंबर थे, अब 3 रह गए हैं। 2 बंदों को जो हरिराम है वो अपने खेतों पर भाड़े पर ले जाता है, दिहाड़ी पर ले जाता है काम पे। अब इससे क्या कहता है, इससे रवि के खेतों के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। देखिए 2 लोग हट गए, यहां 3 रह गए। अगर मान लीजिए 10 क्विंटल उत्पादन होता था जब 5 लोग काम करते थे रवि खेत में, अब 2 हट गए हैं, 3 लोग हैं और अभी भी 10 क्विंटल ही ज्वार का उत्पादन होता है। ठीक है ना, 5 लोग हैं तब भी 10 क्विंटल पैदा होता था, 3 लोग हैं तब भी 10 क्विंटल पैदा होता। इससे क्या फर्क पड़ा, अब 3 लोग खेत में काम कर रहे हैं, 2 लोग जो दिहाड़ी पर गए हैं हरिराम के खेत में, वहां से उनको मजदूरी के रूप में आय प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो जो 2 लोग हटकर हमने हरिराम खेत में भेजे हैं, ये कौन है, ये छिपे बेरोजगार हैं, अदृश्य बेरोजगारी है या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम वस्तु व मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ बताइए। ठीक है, 2 वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं व मध्यवर्ती वस्तुएं। अब बेटे अंतिम वस्तु कौन सी होती है, अंतिम वस्तु वैसे आसान भाषा में याद कर लीजिए, अंतिम वस्तु वह वस्तु है जिसकी पुनः या दोबारा से बिक्री नहीं की जाती। मतलब ऐसी वस्तु जिसको आप दोबारा से नहीं बेचोगे, जिसकी पुनः बिक्री नहीं होती, वो कौन सी वस्तु कहती है, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। मतलब इन वस्तुओं को हम लोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। एक सिंपल सा बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूं, जैसे चीनी है, चीनी दुकानदार के पास है तो मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो दुकानदार, जो दुकानदार होता है
परिवार के लोगों को, जैसे मैं पारिवारिक व्यक्ति हूं, मुझे उसने चीनी बेच दी, अब मैं चीनी घर पे ले आया, अब चीनी में चाय बनाता हूं और पीता हूं, तो चीनी क्या है यहाँ पर? चीनी मेरे बेटा अंतिम वस्तु है। क्यों? क्योंकि चीनी जब मैं बाजार से दुकान से ले आता हूं, अब मैं उसको दोबारा से नहीं बेचूंगा, उसकी चाय बनाऊंगा और पी जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे बेटा अंतिम वस्तु कौन सी होती है? अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जिसको दोबारा से नहीं बेचा जाता, जिसकी दोबारा से बिक्री नहीं की जाती। इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद बेटा मध्यवर्ती वस्तुएं, अभी अंतिम वस्तुएं की थी, तो मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? कहता मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, मतलब दोबारा से आप बेचते हैं, या उत्पादन प्रक्रिया में जिसको हम लोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चीनी का एग्जांपल लेते हैं। अभी एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में मैं चीनी लेकर आया था, तो अंतिम वस्तु थी। अब उसी चीनी को एक चाय बनाने वाला, अब चाय बनाने वाला कौन है? जो बाजार में चाय बनाकर बेचता है। मेरे लिए चीनी क्या है? अंतिम वस्तु है, पर चाय वाले के लिए वही चीनी क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों मध्यवर्ती वस्तु है? क्योंकि उसी चीनी का प्रयोग करके, चीनी पत्ती का प्रयोग करके वो क्या करता है? चाय बेचता है, उससे उसको इनकम आती है। ठीक है ना? तो चाय वाले के लिए चीनी क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है ना? तो उसकी वो पुनः बिक्री करेगा, चाय, चीनी की चाय बनाएगा, चाय को 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कप जो भी बेचेगा वो। ठीक है ना? तो यहां पर चीनी क्या है? यहां पर चीनी है मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है? जिनकी दोबारा से बिक्री की जाती है, पुनः बिक्री की जाती है, और उत्पादन प्रक्रिया में जिनको हम लोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये 2 प्रश्न मैंने भी करवाए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बार बार जो आपके फाइनल पेपर है, सेफ्टी के एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं, या इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो एक दो बार बेटे को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।